Hello, hello everyone, very welcome. So guys, UGC NET JRF Geography 1000 MCQs PYQ सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। गाइस यहाँ पर आज से आपका UGC NET JRF ज्योग्राफी का 1000 MCQs PYQ सीरीज स्टार्ट हो गया है। यदि आप UGC NET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपके लिए ये 1000 MCQs PYQ सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो गाइस देखिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। तो गाइस देखिए इस क्लास के कंप्लीट होते ही आपका जो सबसे पहला काम है वो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। क्लास का नोटिफिकेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। और देखिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो देखिए डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप यहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास का नोटिफिकेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और अब से आपको इंस्टाग्राम पर भी अपडेट मिलता रहेगा। UGC NET एग्जाम से रिलेटेड सारा अपडेट आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, सभी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं दिस इज स्टडी के, सभी पे आपको अपडेट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जहां भी टेलीग्राम चैनल हो या इंस्टा हो या व्हाट्सएप चैनल हो या फेसबुक पेज हो, हर जगह फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइज देखिए आपको क्या करना है, यदि आप UGC NET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर फास्ट और ज्योग्राफी की, तो देखिए इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पर आपको आना है। और देखिए प्लेलिस्ट पर आने के बाद यदि आपको पेपर वन की क्लासेस पढ़नी है UGC NET एग्जाम, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासकर यहां पर क्लासेस दी गई है। तो UGC NET JRF पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस, यहां पर हमने बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लिया है। इन क्लासेस को जरूर देखिएगा पेपर 1 के लिए। और ज्योग्राफी के लिए UGC NET JRF ज्योग्राफी, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। माई पेपर 1 सीरीज को जरूर देखिएगा, माई ज्योग्राफी सीरीज को जरूर देखिएगा, माई पेपर 1 PYQs MCQ सीरीज को जरूर देखिएगा। अभी हमारी पेपर 1 के लिए 500 MCQ सीरीज भी स्टार्ट हो गई है और लगभग 300 के आसपास हमने PYQs MCQs कर लिए हैं। और अभी चल रही है 500 MCQ सीरीज हमारी, तो इस क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और सारी क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस देखिए इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्लास को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। सो आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए गाइस और अपना आंसर दीजिए। अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो अपर्दन का सामान्य चक्र है किससे संबंधित है? सागरीय अपर्दन, पवन अपर्दन, नदीय अपर्दन या हिम नदीय अपर्दन? तो बताइए, अपना आंसर बताइए। देखिए सागरीय अपर्दन नहीं होगा और पवन अपर्दन नहीं होगा। अधिकतर बच्चे डी के साथ जा रहे हैं लेकिन डी भी आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? सी। जो अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित होता है? नदी अपर्दन से संबंधित होता है। जो देखिए सामान्य चक्र है जो अपर्दन का, वो किससे संबंधित है? नदी से संबंधित है ना। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आपका करेक्ट आंसर है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस देखिए ये सीरीज अब कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका 1000 MCQs PYQs कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपकी ये सीरीज चलती रहेगी, है ना। रेगुलर आइए, 7 बजे यहां पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। रेगुलर यहां पे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास कब होगी कब नहीं होगी टेलीग्राम पर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी, है ना। क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि PDF आपको कहां मिलेगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है
कि वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है। वैगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल, कौन सी शक्ति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन दिया गया है ज्वारीय बल, संबंध धाराएं, तनाव बल या दबाव बल। देखिए अधिकतर बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, लेकिन बी आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? ए, ज्वारीय बल। समुद्र में कौन सी शक्ति होती है, कौन सा बल होता है? तो ज्वारीय शक्ति होती है, ज्वारीय बल होता है समुद्र में, है ना, महासागर में, सॉरी, महासागर में ज्वारीय बल और ज्वारीय शक्ति होती है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सी शक्ति उत्तरदायी है? ज्वारीय बल उत्तरदायी है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए सुमेलित करना है हमें, सूची को सुमेलित कीजिए। आंसर आपको यहां से देने हैं, यहां से आपको आंसर देना है ना। तो देखिए एस्कर, टॉर्न, केटल, डर्मलिन, इनको हमें मिलाना है, कौन सा इनमें से सही होगा। तो टॉर्न का क्या होगा, एस्कर का क्या होगा, डर्मलिन का क्या होगा। देखिए डर्मलिन का क्या होगा, देखिए टॉर्न का होगा सर्क। ठीक है, सर्क पर निवास करने वाले। तो देखिए यहां पर बी का 1 कहां पर है, पहले ये देखिए, तो बी का 1 यहां पर है, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। और केटिल का क्या होगा, केटिल का होगा प्राय हिमोड़ पट्टी के साथ स्थित गहन गर्त। ठीक है, एस्कर का क्या होगा, एस्कर का होगा निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक। ठीक है, और डर्मलिन का क्या होगा, हिमग्लोशम मृत्तिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी। आंसर कौन सा सही जा रहा है? सी बिल्कुल सही जा रहा है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। यदि आपको एक का भी मालूम है, दो का भी मालूम है, तो तब भी आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में खासकर जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हमें एलिमेंट मेथड अपनाना है। यानी कि कौन सा नहीं होगा या तो आपको मालूम होना चाहिए, या फिर कौन सा है यह आपको मालूम होना चाहिए। और ये कैसा मालूम होगा, जब आप थ्योरी क्लासेस को पढ़ेंगे, है ना, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको मालूम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, क्लास कंटिन्यू होगी, क्लास आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए जब कभी भी आपको ये लगता है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, तो आप सुनिए, है ना, क्वेश्चन क्या पढ़ा जा रहा है। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। यानी कि जो विश्व का जो स्थलाकृतिक भाग है वो किस युग का है, हमें यह बताना है। कैम्ब्रियन, पूर्व महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प या नवजीव महाकल्प, बताइए। देखिए अधिकतर लोग बी के साथ जा रहे हैं, बी नहीं होगा, और ए सी तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या होगा, डी, नवजीव महाकल्प। ठीक है, नवजीव महाकल्प आंसर है आपका डी, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का जो अधिकांश भाग है स्थलाकृति का, वो नवजीव महाकल्प का है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए कृष्णा का कौन सा है, कृष्णा का होगा भिम्बा, सॉरी भीमा लिखा गया है, भिम्बा नहीं है, भीमा। कृष्णा का भीमा होगा। ब्रह्मपुत्र का क्या होगा, तिस्ता होगा। ब्रह्मपुत्र का तिस्ता है।
और गोदावरी का क्या होगा? गोदावरी का बताइए। अब कुछ लोग चंबल बता रहे हैं, कुछ इंद्रावती बता रहे हैं। गोदावरी का होगा इंद्रावती, है ना, इंद्रावती होगा, और यमुना का होगा चंबल। ठीक है, तो आंसर क्या है, कौन सा जा रहा है आपका सही? ए आपका बिल्कुल सही जा रहा है। ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, ए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? ए बिल्कुल सटीक आंसर है। पढ़िए और आंसर दीजिए। क्षोभ मंडल में वायु में गति संचलन निम्नलिखित द्वारा होती है। कहने का मतलब यह है कि क्षोभ मंडल में वायु में गति संचलन किसके द्वारा होती है? निम्नलिखित के द्वारा होती है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है सौर पवन, संबंध धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या वायु दाब, यानी कि ये वायु दाब है, लेकिन वायु दाब। तो बताइए इनमें से कौन सा है? अधिकतर लोग सी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं। जो लोग बी के साथ गए हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, संबंध धारा। क्षोभ मंडल में वायु में गति संचलन संबंध धारा के द्वारा होती है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वायु दाब के माप की इकाई है। हमारे पास 50 क्वेश्चन है, अभी हमने 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो हमें जल्दी जल्दी करना है ना, तो समय ज्यादा नहीं लेंगे। वायु दाब के माप की इकाई है कौन सी? डिग्री, समदाब रेखा, मीटर प्रति सेकंड या हेक्टा पास्कल? बताइए इनमें से कौन सी है? देखिए वायु दाब के जो माप की इकाई है, डिग्री नहीं होगा और समदाब रेखा नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड भी नहीं होगा, क्या होगा? हेक्टा पास्कल। ठीक है, क्या होगा? डी, हेक्टा पास्कल। वायु दाब के माप की इकाई क्या है? हेक्टा पास्कल। डी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। हाँ बिल्कुल, यदि आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए या टेलीग्राम पे हमें बता दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिए, कॉल मत कीजिए। देखिए मैं किसी की भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्पैम कॉल इतनी आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं इस बारे में। तो कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए यदि डाउट है। अधिकतर लोग हाई हेलो करते हैं, पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये बातें मत कीजिए। कहीं पर कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए यहां पर फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो देखिए सबसे पहले जो हेडली सेल का आ रहा है वो कौन सा है? व्यापारिक वायु। ठीक है, हेडली सेल का क्या है? व्यापारिक वायु। और फेरल सेल का क्या होगा? पश्चिम पवन होगा। पोलर सेल का क्या होगा? तो सबसे पहले ए का 3 कहां पर आ रहा है? ए और यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। हेडली सेल का व्यापारिक वायु यानी कि यहां पर आ रहा है। ठीक है, आंसर हमें मिल गया है। तो पोलर सेल का क्या होगा? पोलर सेल का होगा पूर्वी पवन। क्या होगा? पूर्वी पवन। और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का क्या होगा? निवार्त प्रदेश। आंसर क्या है? सी। सी बिल्कुल सही आंसर है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी। इसी तरह से यदि हमें एक का भी आता है तो हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पांच से 10 सेकंड मिलेगा आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए।
देखिए, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है? ऊर्जा स्थानांतरण की कौन सी क्रियाविधि नहीं है? तो यहां पर लिखा गया है चालन, अभिवहन, विकिरण या अपक्षरण। देखिए, चालन नहीं होगा, अभिवहन नहीं होगा और विकिरण भी नहीं होगा। अपक्षरण, ऊर्जा स्थानांतरण की कौन सी क्रियाविधि नहीं है? तो चालन है, अभिवहन है, विकिरण है, अपक्षरण नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। डी बिल्कुल सही आंसर है, डी। ऊर्जा स्थानांतरण की जो विधि है, क्रियाविधि है, चालन है, अभिवहन है, विकिरण है, लेकिन अपक्षरण नहीं है। यहां पर मैं आंसर की बात कर रहा था, यहां पर मैं आंसर की बात कर रहा था, आंसर की बात कर रहा था। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है हमारा? डी हमारा सही आंसर है, डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बिल्कुल क्लास कंटिन्यू होगी, और कब नहीं होगी, कब होगी, ये टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और साथ में जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक कथन दिया गया है, अभिकथन और एक कारण दिया गया है, इनमें से हमें देखना है कौन सा सही है। तो स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार संचलन गति को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन होना था, ये उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती है। जब स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है, ये कारण है, जोर पड़ता है तो जो बादल बनते हैं वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। अब देखिए यहां पर कुछ बच्चे किसके साथ जा रहे हैं? ए के साथ जा रहे हैं कि आर गलत है ना? लेकिन नहीं, देखिए उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है, ये भी सही है ना? तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट। कुछ बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, आई नो, मैं जानता हूं ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ए नहीं होगा, सी इसका। एनटीए ने इसका आंसर सी माना है ना? एनटीए ने इसका आंसर सी माना है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एनटीए ने जो माना है हम उसी को लेकर चलेंगे, है ना? तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चिली तथा पेरू तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है, क्या है? चिली तथा पेरू तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम, अगुलाहास, एल नीनो, हम्बोल्ट या कैनारी? देखिए एल नीनो नहीं होगा, अगुलाहास नहीं होगा, कैनारी नहीं होगा। जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, हम्बोल्ट होगा। चिली तथा पेरू तट के सहारे चलने वाली जो शीत धारा है वो कौन सी है? हम्बोल्ट है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है? ज्वारीय वेदन, ज्वारीय अवधि, ज्वारीय रेंज या ज्वारीय लहर? देखिए ज्वारीय अवधि नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? जो लोग सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ज्वारीय रेंज। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है ज्वारीय रेंज कहा जाता है। सी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, सी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पौधों एवं पशुओं का ग्राम्यन्य किस युग में प्रारंभ हुआ? बताइए। देखिए पौधों एवं पशुओं का ग्राम्यन किस युग में प्रारंभ हुआ था? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या पूर्व पाषाण पूर्व काल? पूर्वपाण पूर्व काल है, पुरापाषाण नहीं, पूर्वपाण पूर्व काल। तो बताइए।
देखिए अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर है नवपाषाण काल। याद रखिएगा, पौधों एवं पशुओं का ग्रामीण किस युग में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था, तो सी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी, तो जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए जो सिंपल क्वेश्चन है, जिनको पढ़ने में अधिक समय नहीं लगता है, उनको जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। स्वपोषी अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं, उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। विषमपोषी जीवित जीवों में अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात। शाकाहारी वो जीव जो पौधे तथा पशुओं का भोग करते हैं, ये गलत बात है। मृत पक्षी मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक बात। तो आंसर क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा, यह सुमेलित नहीं है। शाकाहारी कभी भी जीव या पौधों या पशुओं का उपभोग नहीं करते हैं, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? शोल, भित्ति, निमग्न द्वीप यानी कि गोआइट कहा जाता है जिसको, किया किनारा, बताइए। अब देखिए कुछ लोग यहां पर बी के साथ जा रहे हैं, बी भित्ति, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। जो लोग सी के साथ जा रहे हैं, गोयाट या निमग्न द्वीप या गोयाट कहा जाता है समुद्री टीला को, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी। ठीक है, निमग्न द्वीप या गोयाट कहा जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए इनमें से हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पीटर हैगेट ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। और देखिए पीई जेम्स यानी कि ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। जीपी मार्स एप्लीकेशन इन ज्योग्राफी, एल्बर्ट एडम्स स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एवं गुल्ड, तो ये भी सही है। जो सही नहीं है सी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी। जीपी मार्स का क्या है बताइए, जल्दी कमेंट्स में बताइए, जीपी मार्स ने कौन सी बुक लिखी है? ठीक है, एप्लीकेशन इन ज्योग्राफी किसकी है बताइए। नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसने लिखा है बताइए। सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। कमेंट्स में बताना, ठीक है, वैसे मैंने आंसर बता दिया है आपको। सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। यहां पर भी हमें यही बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चश्मा लगा लीजिए, कहते हैं ना एक आजकल वो भी आ रहा कि चश्मा लगा लीजिए। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णात्मक इंटोग्राफिक उपागम से संबंधित है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है और क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हार्टसोन थे। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। जो नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी बिल्कुल सही नहीं है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी आपका सही आंसर क्या है? बी। अरे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ढंग से समझना है, सुनना है। क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, तो यहां पर बी नहीं होगा, तो आंसर बी ही होगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों को के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित अवधारणा से संबंधित है। गाइस देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों कह रहा हूं वो मैं अभी बताता हूं। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में, जब कभी भी आप पीएचडी इंटरव्यू देंगे या जॉब का इंटरव्यू देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देंगे, आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। यहां पर दिया गया है ना, निश्चयवाद, रुको और जाओ, निश्चयवाद, संभववाद, संभववाद। क्या होता है निश्चयवाद, क्या होता है संभववाद और क्या होता है संभववाद, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इन्हीं से ज्योग्राफिकल थॉट बना है ना। इस बात को मानते हैं ना आप। तो देखिए, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संभववाद क्या है। आपसे पूछ लिया कि पॉसिबिलिज्म क्या है, संभववाद क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर यह होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन करने वाली संस्कृति के लिए भिन्न तरीके के जो लोग रहते हैं उनके लिए जो भिन्न अर्थ रखता है वही संभववाद है। आंसर मैंने आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। तो देखिए, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्वेश्चन को समझना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अभी आगे आगे बहुत सारे हम इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। आपको क्या करना है, रिलेट करना है क्वेश्चन को और अपना आंसर चुनना है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और हर क्लास की आपको 2-2 बार प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना है। कोशिश करना है कि हर क्लास को 2 बार रिवीजन करके आप जाए, 2 बार क्लास करके जाए और अपना और बेहतर एग्जाम में स्कोर कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए। और एग्जाम के लिए जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए बेस्ट क्लासेस हैं। इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया है, बताइए। बर्टन, ग्रेगरी, ये किर्क लिखा गया था लेकिन कर्क हो गया, ये किर्क। चलिए इसको कर्क ही पढ़ लीजिए, है ना। किर्क या जॉनस्टन लिखा गया है ये। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है। देखिए, यहां पर ग्रेगरी नहीं होगा, बटन नहीं होगा, जॉनस्टन नहीं होगा। जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्रिक की यहां पर आंसर है। व्यवहारवादी वातावरण पर जोर किसने दिया था, भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जो जोर दिया था किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं हम लोग, तो जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चंस को। देखिए, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था, सेफर, हार्टसोन, रिचर्डसन या बैरोज। तो देखिए यहां पर हार्टसोन नहीं होगा, रिचर्डसन नहीं होगा, सेफर नहीं होगा, बैरोज होगा। आंसर क्या है, डी आपका सही आंसर है, बैरोज। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था बैरोज ने। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बताइए कौन सा है। अरे दिल्ली नहीं है, बी मत जाइए, बी नहीं होगा, डी होगा, मुंबई। मुंबई, तो डी आपका करेक्ट आंसर है, डी मुंबई। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार महानगरों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? मुंबई में की गई थी। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो क्या कहते हैं, 25 क्वेश्चन किया जाए या इससे भी आगे किया जाए, बताइए जल्दी से बता दीजिए, कितने आगे करना है कि नहीं करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है? जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है। आसाम, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु, बताइए इनमें से कौन सा है? आसाम नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं है, बी होगा तमिलनाडु, डी। तमिलनाडु में क्या हो रहा है? निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है, ठीक है, जनसंख्यिकीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है तमिलनाडु। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो गाइज ये हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। आज हम 25 क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है? बताइए। कृषि अक्षमता, जनसंख्या की वृद्धि या ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का अभाव या बेरोजगारी? सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी के साथ मत जाइए, डी है बेरोजगारी। डी बेरोजगारी बिल्कुल सही आंसर है, डी बेरोजगारी, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आज क्लास में कंप्लीट 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए जो लोग चले गए हैं उनका क्या कर सकते हैं, इसीलिए कहता हूं क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा। जो लोग चले गए हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए। वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की विविधता, सेवा या वस्तु को व्यवहार परक बनाने के लिए अधिकतम मांग, कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक अधिकतम जनसंख्या, बताइए। देखिए यहां पर सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। जो लोग ए के साथ गए हैं, वस्तु की सीमा, सॉरी, वस्तु की विस्तार सीमा, वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। तो आंसर क्या है आपका? ए आपका करेक्ट आंसर है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्रिस्टलर बोला नहीं जा रहा मुझसे। क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत, क्रिस्टलर का जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है, प्रशासनिक नियम क्या संकेत करता है? यहां पर वैल्यू दी गई है, तो बताइए, यहां से आंसर बताइए। ये क्रिस्टलर था, क्रिस्टलर हो गया ये, है ना, क्रिस्टलर था, ये मिसप्रिंट हो गया ये, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा। चलिए कोई नहीं। जो क्रिस्टलर ने केंद्रीय स्थान सिद्धांत दिया था, तो प्रशासनिक नियम क्या संकेत करता है? देखिए एक क्वेश्चन में मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। K3 किससे संबंधित है? बाजार से संबंधित है। किससे? बाजार से संबंधित है। पता नहीं क्यों पेन चल ही नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों। K4 किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, ठीक है। और K7 किससे संबंधित है? प्रशासनिक से संबंधित है, प्रशासनिक से संबंधित है।
K9 कुछ नहीं है, K9 कुछ नहीं है। क्रिस्टलर ने 3 वैल्यू दी थी, बाजार, परिवहन और प्रशासनिक। K3, K4 और K7 इनको रट लीजिए, यहीं से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार एग्जाम में। इन तीनों कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, रट लीजिए इन तीनों को। तो यहां पर आंसर क्या है, यहां पर आंसर क्या है, सी। प्रशासनिक क्या है, सी। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी। जो क्रिस्टलर ने केंद्र स्थान सिद्धांत दिया था, जो 3 वैल्यू दी थी, ठीक है, K3, K4, K7, प्रशासनिक नियम है वो K7 से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखिए, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। और देखिए व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आपको और फेसबुक पेज पर भी आपको सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, और व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा। बस आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा, और फेसबुक पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो गाइज देखिए, जिन लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, सबसे पहला सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए प्लेलिस्ट पर आपको आना है, पेपर 1 के लिए आपको यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। इस प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी क्लासेस को एक्सेस कर लीजिए, बहुत सारी हमने यूनिट्स कंप्लीट किया है यहाँ पर। और देखिए ज्योग्राफी के लिए माई ज्योग्राफी सीरीज, सॉरी यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, माई ज्योग्राफी सीरीज को जरूर देखिएगा। माई पेपर 1 सीरीज, पेपर 1 के लिए माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम हो कि यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए क्लासेस यहाँ पर की जाती हैं और पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व किए जा रहे हैं। कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है, अभी तक कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है। आप आइए और क्लास को पढ़िए पहले, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस जल्दी जल्दी चलेंगे, सारे क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, रैपिड फायर मोड में करेंगे। देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सीमेंट, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे या सूती वस्त्र? अब देखिए अधिकतर लोग डी के साथ जा रहे हैं सूती वस्त्र, लेकिन सूती वस्त्र नहीं होगा, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग के रूप में सूती वस्त्र नहीं होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। अब देखिए गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं, या कोई भी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक जो भी पुर्जे आते हैं, अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, उसके बाद उनको मिलाकर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उनको मिलाकर, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के पार्ट्स अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, कोई टायर बनाता है तो कोई इंजन बनाता है, कोई बॉडी बनाता है, सबको मिक्सअप करके सारे पुर्जों को मिलाकर गाड़ी तैयार होती है। इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान होता है वो थोड़ा थोड़ा करके, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में एकीकृत करके ही तैयार किया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र कहलाता है? कृषि क्षमता, फसल विविधीकरण, फसल केंद्रीकरण या फसल गहनता? बताइए। देखिए अधिकतर लोग बी के साथ जा रहे हैं, बी आंसर नहीं होगा। जब कभी भी नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र कहलाता है तो आंसर क्या होगा? फसल गहनता। डी आपका आंसर होगा, डी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा, फसल गहनता, डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा? न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा? लॉस, आईसाई या डाइसी या वेबर? बताइए। अरे ए नहीं होगा, ए के साथ क्यों जा रहे हैं? ए नहीं होगा। जो लोग डी के साथ जा रहे हैं या चले गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही आंसर है। न्यूनतम लागत अवस्थिति का सिद्धांत का प्रस्ताव वेबर ने रखा था। ठीक बात, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती कहलाती है। ट्रक फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग या मार्केट गार्डनिंग या एग्री फार्मिंग? बताइए। ट्रक फार्मिंग होगा, ठीक है आंसर। बी सी डी नहीं होगा, ए होगा। जो लोग ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ट्रक फार्मिंग। ए आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जापान में नीले तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती है? लोहे अयस्क भंडारों की समीपता, स्थानीय बाजारों की समीपता, सस्ते श्रम की उपलब्धता या आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करना? तो देखिए यहां पर कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करना। तो डी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। बिल्कुल, जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लग रहे हैं ना, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे और आप गलत करके आएंगे। आई नो, मैं जानता हूं, इसीलिए हर क्वेश्चन को सिंपल मत समझिए। क्वेश्चन को पढ़िए, रिलेट कीजिए, आंसर को रिलेट कीजिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता है? ठीक है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। ठीक है, नेत्र, नासिक, कान, केस? बताइए। नेत्र का उपयोग किया जाता है, नासिक का किया जाता है, नासिक मतलब नाक, नोज हमारी नाक, और केस क्या हो गया? बाल। तो कान का उपयोग नहीं किया जाता है। आंसर क्या होगा? सी। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, कान, सी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। हमें इनको सुमेलित करना है और आंसर आपको यहां से देना है। यहां से आपको आंसर देना है ABCD। बताइए। तो देखिए, खिर्गिज का क्या होगा? खिर्गिज का होगा सेंट्रल एशिया। याकूत का क्या होगा? साइबेरिया। लैप्स का क्या होगा? स्कैंडिनेविया। और एस्किमो का क्या होगा? कनाडा। तो आंसर क्या जा रहा है? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। डी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्य के बारे में सत्य नहीं है? उसका प्रादेशिक आधार है, उसका हमेशा सांस्कृतिक और उसका हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है, वह आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है, वह ब्रहा संबंधों से प्रभुसत्ता संपन्न होता है। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? बताइए। देखिए, उसका प्रादेशिक आधार होता है, ये नहीं होगा, और वह आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर सही है। देखिए, उसका प्रादेशिक आधार है, बिल्कुल सही है, और वह आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है, बिल्कुल ठीक है। वह ब्रहा संबंधों में प्रभुसत्ता संपन्न होता है, ये भी सही है। उसका हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है, ये गलत है।
यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आंसर की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं आंसर की बात कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर भी, यहां पर मैं आंसर की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, कभी भी किसी भी राज्य की जो सामाजिक और संस्कृति है वो क्या होती है, डेवलप होती है, क्या होती है, विकसित होती है। तो उसका आधार नहीं होता है, हमेशा वही आधार नहीं होता है किसी भी राज्य का। तो आंसर क्या होगा, बी। बी आपका सही आंसर है। ठीक है, बी आपका सही आंसर है। किसी भी राज्य का जो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो डेवलप होती है, ग्रो करती रहती है। तो बी उसका, इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की नहीं है, सीली, ब्रहाई, कन्नड़ या मलयालम, बताइए। देखिए, मलयालम है, कन्नड़ है, ब्रहाई है, नहीं है तो सीली नहीं होगा। तो आंसर क्या है आपका, ए आपका सही आंसर है। ए द्रविड़, द्रविड़ कुल की नहीं है तो सीली नहीं है। ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस 15 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। टोडा जनजाति का आवास है, कहां पर है, अरावली श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में, कैमूर श्रेणी में, नीलगिरी में, बताइए। देखिए, जो टोडा जनजाति का आवास है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, नीलगिरी श्रेणी में पाई जाती है। आंसर क्या होगा, है ना, जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, शिशु मृत्यु दर, पेयजल की उपलब्धता, महिला साक्षरता या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बताइए। किसी भी देश का हमें आर्थिक विकास मापना है तो किस सूचक से मापेंगे, बताइए। डी होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मापेंगे। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिडाल, मिडाल का क्या है, संचय कार्य कारण मॉडल, है ना, ठीक है ना। फ्रीडमैन का क्या है, परिधि यानी कि सार भाग परिधि या उपांत मॉडल, बिल्कुल सही है। वुडविल का परिवहन मॉडल है, वुडविल का, बताइए। प्रैंक का क्या है, पश्चिता मॉडल, ये भी सही है। परिवहन मॉडल किसका है, टाफे का है, ये गलत है, सॉरी। परिवहन मॉडल किसका है, टाफे का। वुडविल का क्या है, बताइए, कमेंट्स में बताइए। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, सी। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना था। तो परिवहन मॉडल किसका है, टाफे का है, वुडविल का नहीं है। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर है। वुडविल का क्या था, कमेंट्स में बताइए। बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वुडविल ने कौन सी थ्योरी दी थी वो कमेंट्स में बताइए, और इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस 12 मिनट है और 12 क्वेश्चन हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है, ये न्यूटन है, लूटन हो गया, लूटन, डिक्सन, कुलिंस्की या फ्रीडमैन, बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर है। अब देखिए, जो लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूं कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, फ्रीडमैन। ठीक है, औपचारिक रूप दिया स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है, ये फ्रीडमैन ने कहा था। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
रोस्टो के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं को कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में से सही है? ठीक है, रोस्टो के अनुसार इनमें से कौन सी अवस्थाएं सही है ये बताना है। तो पारंपरिक सामाजिक परिपक्वता की ओर उत्प्रस्थान या अधिक जन उपभोग। पारस्परिक समाज उत्प्रस्थान परिपक्वता की ओर अधिक जन उपभोग। पारंपरिक समाज उत्प्रस्थान अधिक जन उपभोग परिपक्वता की ओर। पारंपरिक समाज परिपक्वता की ओर अधिक जन उपभोग या उत्प्रस्थान। देखिए इनमें से जो आंसर है ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। पारंपरिक समाज होगा, उसके बाद उत्प्रस्थान होगा, उसके बाद परिपक्वता की ओर होगा, उसके बाद क्या होगा? अधिक जन उपभोग होगा। तो आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र आकारी सामांगी क्षेत्र है? बताइए। दिल्ली महानगर, हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र, दिल्ली जयपुर आगरा त्रिकोण या आसाम घाटी। अब देखिए अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं। ए आंसर नहीं होगा, ए नहीं होगा। आंसर क्या होगा? जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। असम घाटी क्षेत्र आकारी सामांगी क्षेत्र है। ठीक है, असम घाटी। तो डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। (2001 से 11 के बीच लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों में 5 से 10 की वृद्धि हुई है, 5 से 10 की कमी आई है या स्थिर रहा है या 5 से कम की वृद्धि हुई है? बताइए। अरे बी के साथ क्यों जा रहे हैं? बी नहीं होगा। कमी नहीं आई है। क्या हुआ है? 5 से 10 की वृद्धि हुई है। ए आंसर है आपका। 5 से 10 की वृद्धि हुई है 2001 और 11 के बीच लिंग अनुपात में। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों स्त्रियों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 5 से 10 की वृद्धि हुई है। तो ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। आंसर आपको यहां से देना है। तो तांबा कहां पाया जाता है? बताइए। तांबा पाया जाता है खेतड़ी में। तांबा पाया जाता है। लोहा अयस्क पाया जाता है कुंद्रे मुख। और मैग्नीज कहां पाया जाता है? बताइए। मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट में। और अभ्रक कहां पाया जाता है? कोडमा में, है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर डी आपका आंसर डी होगा। ठीक है, डी क्या होगा? आपका आंसर डी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत में मैंग्रोव निम्नांकित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, ज्वारीय वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन या उपोष्ण आर्द्र वन? अब देखिए डी के साथ जा रहे हैं कुछ लोग, अब कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं। तीनों आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? बी ज्वारीय वन। मैंग्रोव में हमेशा ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? बी आपका सही है। बी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आंसर दीजिए। विशाखापट्टनम जहाज निर्माण बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं है, चश्मा लगा लीजिए। टिटलागढ़ रेलवे उपकरण नहीं है,
भद्रावती लोहा इस्पात बिल्कुल सही है। पिंजौर मशीनी औजार बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा नहीं है? बी, टिटलागढ़ रेलवे उपकरण नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? बी आपका सही आंसर है, बी। ठीक बात, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। हाँ, हेलो हेलो हेलो। तो गाइस देखिए, अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि किस दशक में हुई है? अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि किस दशक में हुई है? देखिए कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सी। 71 से 81 के बीच में अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई है। 1971 से 81 के बीच में अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई है। अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि 1971 और 81 के बीच में हुई है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। आवर्ती वितरण दर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि आवर्ती वितरण को दर्शाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? दंड आरेख, आयत चित्र, पाए आरेख या रेखा ग्राफ? देखिए पाए आरेख नहीं होगा। पाए आरेख किसके लिए? पाए आरेख का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अनाज के लिए किया जाता है पाए आरेख का उपयोग, ठीक है। तो सी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। क्या होगा? बी, आयत चित्र। आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए आयत चित्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। नदीय उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए नदीय उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है? गणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य या भारतीय माध्य? देखिए नदीय उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए जो लोग बी के साथ गए हैं ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ज्यामितीय माध्य। बी बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। हाँ, क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित आर, देखिए आर मूल्यों में, यानी कि हमें यहां पे आर मूल्यों में कौन सा बिंदु वितरण यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है? यानी कि आर की वैल्यू कौन सा बिंदु दर्शाता है? इनमें से आंसर देना है। सी नहीं होगा, देखिए सी के साथ मत जाइए, बी है 1.0, बी होगा, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीकी कौन सी है? व्यवस्थित, स्तृत, यादृच्छिक या गुच्छित? देखिए बी बिल्कुल सही आंसर है, स्तृत यादृच्छिक, बी बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है, बी। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, स्तृत यादृच्छिक, बी।
लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? अंतर्वेशन का उपयोग कहां किया जाता है बताइए इनमें से। वर्ण प्रतीकी, वर्ण वर्णकता यानी कि कोरोमेट्रिक, सम्मान या वर्णमात्री, बताइए। अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है कहां पर? अरे बी नहीं होगा, बी के साथ क्यों जा रहे हैं? बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्या होगा? सी, सम्मान। सी आपका अंतर्वेशन का उपयोग हमेशा एक सम्मान के लिए किया जाता है, सम्मान, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइस देखिए, आपको आंसर की यहां पर प्रोवाइड किया गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर 1 की आंसर की प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन आपसे किया जाएगा और यहां पर भी ज्योग्राफी में आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस देखिए, इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो जरूर कीजिए। सो गाइज आपकी आज की क्लास यहीं तक।